नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार बनाती है बजट। दरअसल सरकार एक मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी देती है और वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सरकारी मशीनरी चलती कैसे है, ये बजट बनता कैसे है और पॉलिसी मेकिंग में कितनी चुनौतियां आती हैं, इस इंटरव्यू में आपको बताएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग इंटरव्यू रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी इस समय मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार रजत, हैप्पी टू बी विद यू, थैंक यू। सर, पहले तो मैं आपको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन आपने एक बुक लिखी है, उसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो इंटरव्यू ये आधारित ही उसी बुक पे है और इतनी जबरदस्त बुक लिखी है ना। मैं आपको बताऊं, अच्छा बुक हमारे सामने, पहले तो बुक व्यूअर्स को दिखा देते हैं। देखिए, बुक है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। ये जो आपको टाइटल दिखाई दे रहा है ना, इस टाइटल से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक अलग से ढंग से लिखी हुई बुक है और इसमें जिस तरीके की बातें की गई हैं, अगर आपको समझना है, वाकई समझना है कि सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है और वित्त मंत्रालय में पॉलिसीज कैसे ड्राफ्ट होती हैं, तो ये बुक आपको बता सकती है। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। सर, एक तो ये टाइटल ना हम मीडिया में तो देते हैं, हम बहुत इनोवेटिव से टाइटल ढूंढ के देते हैं। आपने ये जो टाइटल रखा है, ये एक सटायर है सरकारी सिस्टम के ऊपर या फिर वाकई कुछ अलग सा क्रिएटिव सा टाइटल लग रहा है? वी ऑल्सो मेक पॉलिसी क्यों रखा गया ये टाइटल? देखिए रजत, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आता हूँ और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक स्टील फ्रेम है, सॉलिड स्टील फ्रेम, जो देश के कानूनों को, देश के कार्यक्रमों को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी कंप्रोमाइज़ किए हुए इम्प्लीमेंट करता है। सो दैट स्टीलीनेस वो जो है आईएएस के साथ जुड़ी हुई है, राइट। वही उसका मुख्य काम था। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले टाटा स्टील, जो जिसमें स्टील है, टाटा स्टील, उसका एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था। वो बहुत स्पोर्ट्समैन, कल्चर, कई चीज़ों पे करते थे और एक नीचे एक टैगलाइन होती थी, वी ऑल्सो मेक स्टील, राइट। स्टील उनका मुख्य काम था, राइट। लेकिन वो कहते थे वी ऑल्सो मेक स्टील। वो ये बताना चाहते थे भाई हम बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं और साथ में स्टील भी बनाते हैं, राइट। इसी तरह से मेरी समझ के हिसाब से जो आईएएस का और उसके हिसाब से बाकी सिविल सर्विस का भी, और भी कई सिविल सर्विसेज हैं जो भी ये काम करती है, बट प्रिंसिपली आईएएस के साथ में कि स्टील की तरह से हम अपने कार्यक्रमों को तो क्रियान्वित करते ही हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग भी हमारा मुख्य काम है। सो वी ऑल्सो मेक पॉलिसी के माध्यम से ये कम्युनिकेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिसी मेकिंग हमारा मुख्य काम है। लेकिन सर, इस बुक ने ना पॉलिटिकल गलियारों में बहुत इस समय चर्चा हो रही है। इस बुक की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसको आपने बेबाक तरीके से रखा है। मैं जब ये बुक पढ़ रहा था तो शुरू में तो पहले सरकारी मशीनरी के बारे में बताया गया बुक में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, उसके बाद फिर आपके रिलेशंस के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और साथ ही साथ उर्जित पटेल जी को रिजाइन क्यों करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए ना धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती है इस बुक को। अगर आप इसको नॉवल की तरह पढ़ोगे ना तो वो और अच्छी लगेगी बुक आपको। तो पहले तो आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। अभी तक का आपका सफर कैसा रहा, कैसी रही जर्नी अभी तक? तो जो आप कह रहे थे, देखिए आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आया, आपको इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा नॉवल की तरह की बात। वास्तव में जो हकीकत है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट हकीकत कई बार जो हम फिल्मों में कहानियाँ देखते हैं उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग होती है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि सरकार का काम जो है वो बड़ा कलरलेस होता है, बड़ा बोरिंग सा होता है, ब्यूरोक्रेसी जैसे किसी की तरह से काम करती है, फाइलों में लोग घुसे रहते हैं, ये होता वो होता है। लेकिन सरकार बहुत अहम फैसले करती है देश के लिए, देश के लोगों के लिए। वो नीति निर्माण के माध्यम से होता है और उसमें जो 2 प्रिंसिपल एक्टर एक तरह से होते हैं,
एक तो पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अन्य मंत्रीगण, एमपीज, एमएलएज एट्सेट्रा, जो पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं, लोगों की इच्छाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को एक तरह से परिलक्षित करते हैं, और व्यवस्था जो है उनको अंतिम अधिकार देती है निर्णय करने का, राइट। और दूसरी तरफ से एक ये परमानेंट सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस एट्सेट्रा, वो एक्चुअली सरकार की फ्रेम होती है, सरकार की स्टील बेडरॉक होती है, और वो सरकार के बहुत सारे फैसलों को एक्चुअली पूरी तरह से इवॉल्व करती है, फ्रेम करती है, ले जाती है, पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कस करती है, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ डिस्कशन, फाइनली देश की वो निकल के आती है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है दी पॉलिटिकल क्लास और सिविल सर्वेंट्स के बीच में, ये ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में होता है। बिकॉज प्रोग्राम जो बन गया, कानून जो बन गया देश का, उसको तो इम्प्लीमेंट करना है। उसमें इम्प्लीमेंटेशनल कुछ इशू हो सकते हैं, कोई किसी को फेवर करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, बट उसमें आपके पास एक गाइडेंस रहती है स्पष्ट, राइट। तो बट पॉलिसी मेकिंग नई चीज़ है। पॉलिसी मेकिंग तो उसमें जो टसल वगैरह होती है, और उसमें जो इंटरेस्ट का इंटरप्ले होता है, कुश्ती होती है, वो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो आपका जो सवाल है कि अब तक का सफ़र कैसा रहा, बहुत बढ़िया। मुझे मैं पूरी तरह से जिम्मेवारी और सत्यता से कह रहा हूँ। हालांकि कई लोग कहते हैं कि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो इससे शायद मैं नाराज़ होके या परेशान होके गया हूँ। 36 साल मैंने इस सेवा में काम किया, और 36 के 36 साल बहुत ही उम्दा और आनंददायी, और आपको ऐसा सेंस हमेशा रहा कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट ही किया है। सो पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन के साथ ये 36 साल निकले थे। तो सर एक मुश्किल सवाल मैं पूछता हूँ, अरुण जेटली जी, पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम करना किसके साथ लगा, और चुनौती सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में देखने को मिली? ये इस सवाल को मैं इस तरह से आंसर करूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तियों को ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करता, बिकॉज हर एक आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपना नॉलेज बेस होता है, किस जगह से आए, क्या स्टडी, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो उस समय हम पॉलिसी बना रहे हैं, या जिस पे चर्चा कर रहे हैं, या बजट बना रहे हैं, उसमें कौन किस चीज़ को किस तरह से लेता है, राइट। तो वो ज़्यादा उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अरुण जेटली जी जो थे, उनका एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड विज़न था। उन्होंने मैं जब आया ही से यहाँ पे वित्त मंत्रालय में, तो उन्होंने शुरू में मुझे कहा कि भाई ये मंत्रालय चलाना या विभाग चलाना तुम्हारा काम है। ये किस जॉइंट सेक्रेटरी को कहाँ पोस्ट करना है, किस डायरेक्टर को कहाँ पोस्ट, किससे क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना है, ये सब आपकी समस्या है। ज़्यादा मैं उनमें समय दूंगा जो बड़े पॉलिसी में मैटर हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो चीज़ों में मुझे ध्यान देना, वो आप मेरे पास लाएंगे भी, और हम मिलके इसको तय करेंगे। अब उनका जो सोचने का तरीका था वो इस तरह का था। पीयूष गोयल जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक कमर्शियल वर्ल्ड से आते हैं। ही वॉज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने काफ़ी बैंकों में, अन्य जगह कमर्शियल वर्ल्ड में, बिजनेस में काम किया है। उनकी पकड़, उनकी समझ इन चीज़ों के बारे में, तो जैसे इसमें एक एपिसोड है सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करने चाहिए या एनआरआई डिपॉजिट कर रही है, तो उनकी समझ इन चीज़ों के बारे में मेरे ख्याल से बाकी सबसे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन वो उसको कैसे लेते हैं, वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो अलग विषय हो जाता है, जिसमें वो पॉलिसी के बारे में फिर कुछ तनाव हो सकते हैं। निर्मला जी बड़ी फीस्टी और कम्बैटिव किस्म की, एंड बड़ी आर्टिकुलेट, उनका अपना अहम और ओहदा जो है सोचने का, वो बहुत, बट उनका शायद वित्त मंत्रालय से इतना संपर्क पहले नहीं रहा, थोड़े समय रही थी वो राज्य मंत्री, और इकोनॉमी और इन इश्यूज़ पे शायद उनको इतना
उस कुछ समय लगता है। बहुत वित्त मंत्री देश के बनते हैं जिनको जो आते हैं उस बैकग्राउंड से जहाँ पे वो उनको बहुत सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं होता, बट वो सब बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़ी क्विकली उस चीज़ को उस पर अपनी ग्रेस्प अपनी बड़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहते हैं कि वो गूंगी गुड़िया थी लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने इतनी बड़ी पकड़ बना ली। अगर आप यशवंत सिन्हा जी की बायोग्राफी देखें तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तब मुझे इसकी समझ ही नहीं थी, बट मैं रोज़ लोगों के साथ बैठ के मुद्दों पे विचार करके समझते। मेरा जहाँ तक, और इस किताब में भी मैंने यही कोशिश की है कि इन तीनों लोगों के साथ मुद्दों पे क्या बात हुई, मुद्दों को कैसे सॉल्व किया, नीतिगत मामलों पे क्या निर्णय किया, वो लिखा जाए, बजाय पर्सनालिटी कि कौन कैसा नहीं सर, है। वो मैं जो बोल रहा हूँ कि इस किताब की जो चर्चा है वो बहुत जगहों पे हो रही है अब, तो उसमें आपने रिश्तों के ऊपर भी लिखा है, और खास तौर से निर्मला जी के साथ जो आपके रिश्तों में तनाव खटास आ गई थी उसके ऊपर आपने उसका देखिए पूरा चैप्टर लिखा है। रजत, अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ, आपने ये भी लिखा है कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि आप उनको बच्ची समझते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा था, ये आपको कब पता चला कि रिश्तों में दरार आ रही है, खटास आ रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जाके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ी? आप पावर मिनिस्ट्री में चले गए थे 3 महीने के लिए, तो ये पूरा एपिसोड क्या है, इसको थोड़ा। ये बात सही है आपकी कि जहाँ तक निर्मला जी का सवाल है, वहाँ पे उस समय मैंने बहुत ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिताया, मुश्किल से 50-55 दिन हम लोग साथ रहे। लेकिन उस दौरान चूँकि ये पर्सनल मैटर्स भी काफ़ी कि भाई मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, और वो एक जिस किस्म से उनको दूसरे लोगों से फीडबैक मिली थी या जिस माइंडसेट से, उसमें ज़रूर कुछ पर्सनल मैटर्स भी पॉलिसी के साथ घुस गए, इंटरमिक्स हो गए, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। और उसका तो अदर देन हर, बाकी में वो नहीं, पर इतनी बेबाक तरीके से लिखा आपने कि पीएमओ ऑफिस में शिकायत चली जाती थी बार बार। ये तो मुझे कहा गया, मैंने इसमें लिखा है कि पीके मिश्रा जी ने उस मीटिंग में जिसमें मुझे कहा कि भाई वो मिली उनसे प्राइम मिनिस्टर से, जबकि मुझे जिस मीटिंग में एक मैंने इसमें जिक्र किया है कि निर्मला जी ने मुझ पे कहा कि मैं जाके बिचिंग करता हूँ, शिकायत करता हूँ, राइट, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं है। और जितने और बाकी सारे मुद्दों पे जिस किस्म के से उनका रवैया आया, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाले मैटर पे मेरे डिसेंट नोट पे, जो कि बहुत सेंट्रल था, बहुत ज़रूरी था हमारे सरकार की हितों की रक्षा करने के लिए। अब वो मुझे उनको कह रही थी कि भाई नहीं आप डिसेंट, उनको शायद टू गिव हर बेनिफिट डाउट शायद ये है कि भाई डिसेंट नोट से शायद सरकार की इमेज ख़राब होती है कि भाई क्यों डिसेंट नोट वगैरह, ये उनका सोचने का तरीका होगा, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट वो मुझे ये उम्मीद करें कि मैं जो चीज़ सही है उसको हटा के उसको, तो मैंने कहा भाई आप मुझे लिखित में दीजिए ताकि मैं वहाँ रिकॉर्ड कर दूँ कि मुझे सरकार के निर्देशानुसार मैं लिख रहा हूँ कि मैं डिसेंट नहीं, और बाकी आपको मालूम है ये तो डिसेंट नोट तो उस रिपोर्ट में आ गया था। एक फेज में ऐसा भी आ गया था, एक फेज जब आपको ये पता चल गया था कि रिश्तों में दरार आ गई है, खटास आ गई है, उसके बावजूद बजट आने वाला था, तो आपने यहाँ तक लिख दिया है कि उसमें निर्मला जी कम पार्टिसिपेट कर रही थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बजट थ्रू हो जाए, तो पूरा जिम्मा आपने अपने ऊपर लेकर उसके बाद फिर बजट थ्रू करवाया था। नहीं देखिए, वित्त सचिव का अंतिम जिम्मेवारी उनकी नहीं होती, बजट की अंतिम जिम्मेवारी तो सरकार की है, वित्त मंत्री की भी है बहुत ज़्यादा हद तक, बट वित्त सचिव चूँकि एक तरह से आर्किटेक्ट है और बजट की सारी विश्वकर्मा है, जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए, तो उस बतौर ये मेरी जिम्मेवारी थी कि भाई इसमें बजट होना चाहिए। तो मैंने इसमें रिकाउंट किया है कि कुछ दिनों पहले नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुझे एक दिन पूछा कि भाई सब ठीक तो चल रहा है नहीं चल रहा है जी। तो मैंने कहा कि सब ठीक चल रहा है लेकिन बजट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आके सारी चीज़ बता देता हूँ। मैं उस समय अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होने देना चाह रहा था। ये बात सही है। और फिर अब वो पहली बार बजट बनवा रही थी, पेश कर रही थी, तो और अगर उनको थोड़ा अविश्वास था मेरे ऊपर
तो जैसे मैंने इसमें लिखा, मैंने उनको बजट की ड्राफ्ट दिया, बट वो बजट का ड्राफ्ट चेंज करने के बाद मुझे देने के बजाय उन्होंने सीधे ही तो वो एक तरह से मेरे ऊपर शायद अविश्वास था, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। बट उसके बाद जब पीएम साहब के यहाँ वो मीटिंग ख़त्म हुई और वो बजट का ड्राफ्ट आगे नहीं बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप करिए वापस से। सो ये शायद पहला बजट, और ऐसी स्थिति में तो इसलिए शायद ये ज़्यादा टेंशन कह लीजिए या ऐसी नहीं तो स्थितियाँ बन गई। ये ऐसी भी स्थिति आ गई थी, या तो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पोस्ट छोड़ें या फिर आप। अच्छा, आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से कभी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई? किस मुद्दे में? कि ये रिश्तों में दरार आ रही है निर्मला जी के साथ? वो उनकी तो होती थी। उनकी होती होगी, मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, मुझे केवल इनडायरेक्ट नॉलेज ही है कि वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की क्या कुछ बात हो रही है इस बारे में। मुझे तो इनडायरेक्ट मेंशन है। मैं तो इसमें लिखा हूँ कि 18 जुलाई को जब पीके मिश्रा जी ने मुझे बुलाया और ये मसला डिस्कस किया कि भाई ऐसी स्थिति हो रही है, तुम्हें मूव करना पड़ेगा यहाँ से, तब ये जब बात हुई, तो उससे पहले मैं सोच ही चुका था कि वो दिखता तो सबको है ये स्थिति बन रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये वित्त मंत्रालय से जाना होगा तो क्या करना चाहिए, दूसरी जगह चले जाएं या जैसे उन्होंने ऑफ़र किया किसी भी एजेंसी वगैरह में चले जाएं। बट उससे पहले मैं सोच चुका था कि माई टाइम इज़ अप एंड आई शुड वाइडन माई स्पेस, और सिविल सोसाइटी में सरकार से बाहर जाके काम करेंगे। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तबादला कर लीजिए भले 3 महीने के लिए, क्योंकि नोटिस पीरियड का होगा, और मैं तो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। राइट, ये सब कुछ मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इस बुक में मेंशन्ड है। कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, सब कुछ बेबाक तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप।